हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरा यूट्यूब चैनल आद्या साइंटिफिक सोसाइटी पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट सेशन वी हैव स्टडी अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। तो यहाँ पे वर्ड है, पहला वर्ड है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जिसको इंग्लिश में हिंदी में विक्रम अनुपात भी बोला गया है। तो दोनों शब्द थोड़ा जटिल रखता है और समझने में आसान नहीं है, तो इसको अपने सिंपल वर्ड में याद कर लीजिए, सिंपल वर्ड में समझ लीजिए। मैं रेसिप्रोकल के लिए या विक्रम अनुपात के लिए मैं परस्पर शब्द यूज करूंगा हिंदी शब्दावली से, और इसी शब्द से के सहारे से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। The law of reciprocal proportional was developed by Jeremiah Richer in 1792। मतलब इस 1792 पे रिचर ने इस लॉ को प्रपोज किया था। जनरली हम इसके पहले जो भी लॉ पढ़े थे, जिसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, सभी जो रूल्स है या जब भी नियम 1800 सन के अराउंड डेवलप किए गए थे। उस टाइम साइंटिस्ट के बीच बहुत ज्यादा प्रतिभा थी। आगे बढ़ते हैं डिफिनेशंस के बारे में। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स combined separately with the fixed mass of third element, the ratio of the mass in which they do so are either the same as or the simple multiple of the ratio of the mass in which they combine with each other। कुछ समझ में आया? केमिस्ट्री बुक्स में जनरली राइटर्स लोग अपनी विद्वता बढ़ाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफिनेशन का यूज किया जाता है, करते हैं। तो हमारा इसलिए हमारे कुछ साथी बोलते थे, जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री करते थे, तो केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, आज रटो या आज पढ़ो कल सफा है। मतलब केमिस्ट्री की तुलना बेवफा से करते थे, बट यहाँ रटना नहीं है, आपको यहाँ समझना है, और बहुत इजी तरीके से इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए इसी परिभाषा को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। जो चीज जनरली आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आए, तो सबसे पहले आप देखो कि आपकी मातृभाषा के बुक में वो उपलब्ध हो। आपकी मातृभाषा हो सकती है गुजराती, मराठी, तेलुगु या फिर बंगाली या हिंदी। वहां पे अगर समझ में आता है तो ठीक है, वरना आपकी राष्ट्रभाषा, सम्मानपूर्वक राष्ट्रभाषा में उसको पढ़िए, डेफिनेटली आपका समझ में आ जाएगा। और जब आप परिभाषा को समझ जाओगे, वहीं पे आपको 25 से 30% आप उस टॉपिक को समझ जाते हो। चलिए पढ़ते हैं। जब दो तत्वों की विभिन्न मात्राएं, यहाँ पे ये बोल दिया दो तत्वों की विभिन्न मात्राएं अलग अलग तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ सहयोग करती है। अभी तो यहाँ बता दिया कितने एलिमेंट है, टोटल 3 एलिमेंट है। ओके, और लिख रहे हैं दो तत्वों की विभिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ सहयोग करती है। तो इसमें आउट ऑफ 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट्स होता है वेरिएबल है, जिसका मास होता है वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल मास, और एक एलिमेंट्स का आपका मास फिक्स्ड है। तो आपस में उसी अनुपात में या उसके सरल गुणित अनुपात में सहयोग करेंगे, जिसमें तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा सहयोग करेंगे। तो जब ये दो तत्व फिक्स्ड अमाउंट के एलिमेंट से जब कंबाइन होते हैं, तो उनका अनुपात सरल अनुपात या सिंपल मल्टीपल होता है, या तो सेम ही रहता है। ले, और यहाँ पे और आगे दिया गया है, जिस और जब ये तीसरे तत्व स्वयं में जब ये रिएक्ट करते हैं, तो इनका अनुपात भी उसी अनुपात में होता है, या तो सरल गुणित अनुपात सिंपल मल्टीपल रेशियो में होगा, या तो सेम होगा। चलो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो हम उदाहरण में इसको इजीली समझ जाएंगे। हिंदी की डिफिनेशन में भी हम लोग को कंप्लीट क्लियरेंस नहीं आया था, तो आइए कुछ उदाहरण के सहारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसी चीजों को उदाहरण किसी समझना है तो कुछ उदाहरण लेके समझोगे तो बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग 3 एलिमेंट लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले पूछे हैं या 3 एलिमेंट है, तो कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। ओके,
तो यहाँ पे कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करेंगे। चलो कराते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके यहाँ पे बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके यहाँ पे बनाता है SO2। दोनों का फार्मूला देखिए, यहाँ भी 2 एटम ऑक्सीजन का है, यहाँ भी 2 एटम ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का क्वांटिटी यहाँ पे फिक्स टाइप का लग रहा है। आगे मॉलिक्यूलर मास निकाल के हम देख सकते हैं क्या सही में फिक्स क्वांटिटी है, पर फार्मूला से तो फिक्स क्वांटिटी लग रहा है। तो आगे देखते हैं इसको, इसका अनुपात निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 32। इसको और सिंप्लीफाई रूप में लिखोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 16, और ये हो जाएगा 3 एंड 8। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है यह प्रोपोर्शनल होता है आपका 3:8। ओके, सेम इसके साथ भी कर लेते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात दिखाते हैं। तो यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है आपका, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है, एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 है तो 32 हो जाएगा, और सिंपली अनुपात में 1:1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो जब कार्बन और सल्फर की भिन्न भिन्न मात्राएं ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। पहला लाइन डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। तो आपस में उसी अनुपात और या सरल गणित अनुपात में सहयोग करेंगे जिसमें तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ सहयोग करते हैं। अभी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ किस अनुपात में कर रही हो वो देख लेते हैं। मतलब तीसरे तत्व के यहाँ पे निश्चित ये फिक्स्ड है अमाउंट, तो आपका फिक्स्ड मास है आपका ऑक्सीजन का है, वेरिएबल अमाउंट कार्बन और सल्फर का है। तो देखते हैं कार्बन और सल्फर का ऑक्सीजन से किस रेशियो में रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के यहाँ पे कितना है 12 है, तो कार्बन और सल्फर का हम लोग निकाल लेते हैं। कार्बन का 12 है, सल्फर का हो गया 32 है। अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 6 कर लेते हैं और यहाँ पे 16 कर लेते हैं, यहाँ 3:8। तो यहाँ पे कार्बन और सल्फर के बीच का जो अनुपात होता है 3:8 होता है। तो यहाँ पे बोला गया है जब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो या तो इनके अनुपात में होंगे, तुल्य अनुपात में होंगे, या उनके गुणित अनुपात में होंगे, या तो यही सेम अनुपात आ जाएगा ये दोनों की क्रिया में, या इसके गुणित अनुपात में होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। कार्बन और सल्फर रिएक्ट करके बनाती है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। आगे देखते हैं CH2 का रेशियो, CH2 कार्बन का होता है 12, सल्फर का हो जाता है 32 हो जाता है, एक का और 2 का हो गया, तो यहाँ पे आ गया 64। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं और यहाँ पे 32 लिखते हैं, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 को आप आधा कर दीजिए 3, और ये हो जाएगा 16। यहाँ पे आ गया 3:16, और वो ये हो गया आपका 3:8। अब ये देखते हैं ये दोनों तो तुल्य, ये बराबर तो नहीं है, सेम नहीं है। अब देखते हैं सरल गुणित अनुपात में है कि नहीं है। हम लोग का वेरिएबल एलिमेंट्स में जैसे कार्बन और सल्फर था जो फिक्स अमाउंट के ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो कार्बन और सल्फर का जो अनुपात आया था 3:8 आया था। और सेकंड, जब ये दोनों वेरिएबल एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनका अनुपात आया था 3:16। अब ये देखने में तो ये लग रहा है कि दोनों आपस में सेम नहीं है, परंतु ये देखना है कि ये क्या गुणित सरल गुणित अनुपात में है। ओके, तो देखते हैं, ये देखिए सिंपल है ये भी 3:8 जो हम लोग का कार्बन और सल्फर के बीच में आया था, और उसके बाद आया था आपका 3:16। हम लोग यहाँ पे देखिए 3 है और 3 है, सीधा डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर सकते हैं।
तो ये हो जाएगा 8:16। तो यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 अनुपात इसको और सिंप्लीफाई से 4:8 हो जाएगा। और ये और सिंप्लीफाई करोगे तो 1:2। अब ये देखिए कि कार्बन और सल्फर दोनों वेरिएबल थे और दोनों का अनुपात आया था 3:8। और जब दोनों वेरिएबल आपस में रिएक्ट करे तो दोनों का अनुपात आया था 3:16। और जब हम दोनों का रेसिप्रोकल या विक्रम अनुपात या तुलना किए, तुल्य अनुपात निकाले या परस्पर तुलना किए तो वो आया था 1:2। मतलब ये सरल गुणित अनुपात में था। तो इस प्रकार लाभ रेसिप्रोकल और राज लाभ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल इस उदाहरण से प्रूव होता है। अब इसको याद करने के लिए CSO शब्द याद रखिए। CSO आपको कार्बन, C फॉर कार्बन, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, ये याद रख लीजिए। या और याद रखने के लिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वर्ड यूज कर सकते हो CSO के लिए। तो आपको लाभ रेसिप्रोकल मतलब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। आइए लाभ रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल या तुल्य अनुपात के नियम को एक और उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हम इसके लिए लेते हैं सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कराते हैं सल्फर का। सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऐसा बना लीजिए, सल्फर और हाइड्रोजन मिलकर अपना हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है, गैस जो है हाइड्रोजन सल्फाइड। और वाटर और ऑक्सीजन मिलके आपका जल बनाते हैं, H2O डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हम लोग का डिफिनेशन बोलता है जब दो तत्वों की विभिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तत्व की निश्चित मात्रा क्षायित करते हैं। अभी ये निश्चित मात्रा क्या है, अभी फार्मूला देख के ही बता दो। यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है, तो यहाँ पे निश्चित मात्रा क्या होगी, फिक्स्ड मास आपका हाइड्रोजन है। तो हम लोग बोल सकते हैं सल्फर और ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं हाइड्रोजन की फिक्स मात्रा के साथ रिएक्ट करती है। तो आपस में उसी अनुपात या उनके सरल गुणित अनुपात में सहयोग करेंगे जिसमें तीसरी मात्रा निश्चित अनुपात मात्रा से सहयोग करेंगे। तो यहाँ पहले हम लोग इसका अनुपात नहीं लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फर का अनुपात नहीं लेते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, एक एक एटम का मास होता है, आपका 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है, 2 हो जाएगा 2:। सल्फर का 32 होता है। ओके, आगे देते हैं वाटर में। वाटर का भी यहाँ 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया 16 मास। यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन का देखिए 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का मास 2 है। तो यहाँ पे फिक्स्ड मास हो गया हाइड्रोजन का है और वेरिएबल मास है सल्फर का और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पहला डिफिनेशन है जब दो तत्वों की भिन्न मात्राएं सल्फर और ऑक्सीजन की भिन्न मात्राएं हाइड्रोजन के फिक्स मात्रा के साथ सहयोग करती है। ये डिफिनेशन हो गया यहाँ से याद। तो ये देखिए आगे इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1:16 कर सकते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं, 1:8 लिख सकते हैं। अभी देखिए दोनों में अपना हाइड्रोजन तो फिक्स है तो उसको हटा दीजिए। इसमें देखिए इसमें सल्फर का भिन्न मात्रा है जो 16 अनुपात सल्फर का हाइड्रोजन से 16 जो मास होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट की है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 8। तो ये दोनों का हम लोग पहले सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात निकाल लेते हैं। इसमें सल्फर यहाँ पे है 32 और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है 16। ओके, इसको देखो 2:1 सिंपली, मतलब यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात है, सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात इसके साथ सहयोग करने में। ओके, अभी बोलते हैं जब दोनों तत्व परस्पर संयोग करेंगे, डिफिनेशन में बोलता है तो जब ये दोनों संयोग करेंगे तो इनका रेशियो या तो सेम यही होना चाहिए इस परिभाषा के अनुसार, या इनके सरल गुणित अनुपात या सिंपल प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, मल्टीपल प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। तो देखते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2, तो इसका हम लोग निकालते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का S/O2। सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है वो सॉरी, और एक एटम का मास होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32, तो 1:1 हो गया। ओके, अब आगे करते हैं इसको और सरल रूप में करते हैं। अब ये हम लोग का देखते हैं ये कौन से अनुपात में है। ओके, यहाँ पे देखिए 2:1, 1:1, तो यहाँ पे 1:1 हो जाएगा, ये 2:1 ये हो गया। तो ऑलमोस्ट जो सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वही इसी अनुपात में यहाँ भी सेम अनुपात में ये कॉम्बिनेशन करती है। तो यहाँ पे लगभग ये तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इस उदाहरण से भी सिद्ध होता है। उदाहरण में हमने देखा कि सल्फर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स क्वांटिटी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर बनाती है। इसमें हाइड्रोजन होता है एक फिक्स क्वांटिटी रहता है जिसका मास फिक्स है, जो सल्फर और ऑक्सीजन के भिन्न मात्राएं हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करती है। तो सल्फर और ऑक्सीजन की जो मात्राओं का अनुपात होता है, यहाँ पे हम निकालते 2:1 आया था। वहीं जब डिफिनेशन का सल्फर और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करती है तो उसका अनुपात आता है 2:1। तो दोनों का अनुपात यहाँ पे 2:1 इक्वल आया, मतलब दोनों उसी अनुपात में सहयोग करती है। तो डिफिनेशन बोलता है जब आपस में उसी अनुपात में या उनके सरल गुणित अनुपात में सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार इस उदाहरण से भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल सिद्ध होता है। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। आप कभी भी सीखना बंद न करें क्योंकि लाइफ आपको सिखाएगी। जब आप खुद से सीखोगे तो आपको लाइफ सिखाते हुए अच्छे रिवार्ड देते जाएगी। अगर जिस दिन आप सीखना बंद किए उस दिन लाइफ आपको ऐसा रिवार्ड देगी तो आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए आप सीखते रहिए। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है सीखने का या लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप उसका फायदा उठाएं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।